हमारी ये ज़मीन जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पर हर किस्म के पेड़ पौधे आसाइश ज़िंदगी के लिए मौजूद हैं। दरअसल पहले ये सूरज से अलग हुई एक सैयारा है, प्लेनेट है। ये सूरज से आप समझिए कि तकरीबन 195 करोड़ मील दूर है। और सूरज आप जानते ही हैं, ये वो आग का गोला है जहाँ पर के 20,000 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर अखराज हो रहा है ऊर्जा का। और चांद प्रकाश का तो है ही ये सोर्स। कहने का मतलब ये है कि ज़मीन जब अलग हुई अपने सूरज से तो गर्म होने की वजह से ये गैस की शक्ल में थी। अब ये चारों सूरज के चारों तरफ तो चक्कर लगा ही रही थी, साथ ही साथ अपनी किली पर भी घूम रही थी। नतीजे में इसमें ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हुई और क्या हुआ कि जो गैस है वो द्रव यानी पानी यानी बहने वाली शक्ल में बदली। और यही क्योंकि पानी इसका घनत्व या घनापन गैस से ज़्यादा होता है तो ये धीरे धीरे नीचे यानी की तरफ बैठता रहा। और उसके बाद फिर जब ये एक तरह से और ठंडी हुई तो जो सबसे ऊपरी सतह थी वो ठोस में बदलना शुरू हो गई। काफ़ी वक्त लगा। साथ ही साथ ये क्रिया बराबर होती रही, यानी ज़मीन के ठंडे होने की वजह से उसका ठोस में बदलना, गैस का पहले पानी में बदलना और पानी का फिर ठोस में बदलना। ये जो पानी था ये तो एक तरह से केंद्र में इकट्ठा होता गया। पानी का मतलब ये H2O से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पानी से मतलब बहने वाली चीज़ से आप समझिए द्रव जिसे बोलते हैं। तो अब ये चूँकि द्रव उससे भारी था तो नीचे हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसके कोर में निकल आयरन भी हैं, साथ ही साथ गर्मी भी है। तकरीबन 5,000 से 6,000 तक जो सूरज से मिली है। फिर रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जो आमतौर से क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ये करते हैं कि गर्मी को ऊपर भेजते हैं फव्वारे की शक्ल में। नतीजा ये होता है कि जो पानी है वो भाप बन के कंडेंस होकर भाप बन जाता है। आखिरकार जब ठोस शक्ल में ऊपरी पपड़ी बदल गई तो उसको नाम दे दिया है भाई ये लिथोस्फीयर है, यानी चट्टानों का घेरा। उसके बाद फिर मेसोस्फीयर है, वो मिडिल लेयर समझ लीजिए, जो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है बल्कि 100 किलोमीटर ज़मीन पर जाने पर, और अगर आर्थर ओम का नज़रिया माना जाए तो 33 किलोमीटर ज़मीन के नीचे जाने पर और उसके अंदर प्लास्टिसिटी यानी ये बहने वाली शक्ल गोया के रहती है। तो होते करते ज़मीन आखिरकार पूरी की पूरी 4.5 अरब साल में इस तरह से बदल गई कि सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट या पपड़ी हो गया। और वो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंट्स या खुश्की के हिस्से थे जो ऊंचाई पर रहे उनका घनापन कम था, घनत्व कम था। और जो समुंदर के फर्श बने जिस पर पानी कायम है वो जनाब उसका घनत्व ज़्यादा था 3.3। अगर ओशनिक क्रस्ट का घनत्व 3.3 है, ज़्यादा है। वहीं पर
खुश्की के इलाके कॉन्टिनेंट का घनत्व 2.7 ही है सिर्फ। अब जब ऐसा हुआ तो इस तरह से मोटी तौर से आप समझ लीजिए कि 3 परतों में ज़मीन हो गई आम लोगों के जानने के लिए ये बताना है कि पहले तो क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर कोर। हम लोगों का सीधा सच्चा मतलब बस क्रस्ट से है, कोर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आग का गोला समझिए ठोस शक्ल में जिसमें निकल आयरन है, उसके ऊपर फिर वहाँ तक हम लोग ड्रिल भी नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कुछ बताया जा सके। बस अर्थमेटिक वे, ये जो सीज्मिक वेव्स हैं, जलजले की वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, टर्शियरी वेव्स, उन्हीं से अंदाज लगाया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ठोस है और कहाँ से कहाँ तक ये द्रव की शक्ल में है। आप मान के चल सकते हैं 2900 तक ये द्रव की शक्ल में है, 2900 किलोमीटर तक ये द्रव की शक्ल में, और 3000 मीटर पर समझिए कि जो एक तरह से इसकी गहराई मान लीजिए या उसका रेडियस मान लीजिए, वहाँ पर बस ये ठोस शक्ल में ना पूरी तरह से ठोस है ना पूरी तरह से लिक्विड है, क्योंकि ये दबाव बढ़ जाता है तो वो ठोस की शक्ल की तरफ जाने लगती है। ज़मीन की वजह से टेम्परेचर है तो वो लिक्विड की तरफ से, यानी सॉलिडस कह लीजिए, जैसे कोलतार वगैरह होता है। खैर हमें तो सिर्फ ज़मीन के ऊपरी हिस्से से मतलब है, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ शिकड़ों की वजह से नमूदार हो गए, उसी के अंदर ये तमाम किस्म के खनिज दफन हो गए, पेट्रोल दफन हो गया, या यही घर है उसका। बल्कि ऐसा माना जाता है कि आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी सभ्यता मिस्र की है, वहाँ पर पिरामिड्स या अहराम मिस्र बने, तो वहाँ पर ये पाया गया कि भाई ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनसे कि ये बने हैं पिरामिड्स, इसके ऊपर ये क्वाइन टाइप के यानी सिक्के टाइप के कुछ जानवर के खोल कैसे मिल गए, यानी यहाँ पर जानवर कैसे आ गए, ये पत्थर पर रेंगते हुए आ गए या कैसे हो गए। पता ये पाया गया कि दरअसल ये उस ज़माने में जो ये चट्टान है ये समुद्र का हिस्सा थी, यानी वहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे शैले या छिछले समुंदर में, और चूँकि छिछले समुंदर में ही तरह तरह के जानवर रहते हैं, आबादी उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी भी वहाँ तक जाती है ज़्यादा, ऑक्सीजन भी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर आबादी का होना और बजानिब भी है। तो ये पाया गया कि ये जो जिंदा जानवर थे जिन्हें बाद में साइंसदानों ने नमूडाइटिस का नाम दिया, ये बस वहीं मिले, समुंदर में मिले, जो आमतौर से 10 मीटर से 20 मीटर की गहराई तक, यानी बहुत ही छिछले समुंदर में इनर शेल्फ में समझ लीजिए मिलते हैं। अब ये हुआ कि पाया ये गया कि ये दरअसल हैं कैसे, आए, क्या हुआ। तो जब उस एरिया का इजिप्ट में जहाँ पर से कि ये पत्थर लाए गए थे, तो वहाँ पर ये पाया गया कि जो रेत है उसके नीचे चूने की परतें हैं, यानी जो उसका बुनियादी जिस पर के रेत है, बुनियाद उसकी चूने पत्थर की बनी हुई है। अब यही चूने पत्थर की पहाड़ियाँ भी वहीं पर हैं जो ज़मीन पर ज़ाहिर होती हैं। तो इन चूने के पत्थर की जब पहाड़ियाँ देखी गईं, उनका अर्जियाती तजिया किया गया, जियोलॉजिकल एक तरह से एक्सकर्शन हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे हुआ, तो वहाँ पर देखा कि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के पहाड़ हैं और इन्हीं में ये फॉसिल्स मिलते हैं, ये नमूडाइटिस मिलते हैं जो सिक्के नुमा है। और फिरौन मिस्र जो फ़ैरोज़ कहलाते थे,
उन्होंने अपनी कब्रगाह को बस इन्हीं पत्थरों को इन बड़े बड़े सिलों की शक्ल में काट के, वो आप देखा ही आपने, त्रिकोण शेप में उन्होंने बनाए, जिसके अंदर उन्होंने अपने बादशाहों की लाशों को रखा हुआ है, जो तकरीबन 5000 साल पहले से इसी तरह से महफूज हैं, सुरक्षित हैं। अब जनाब, जब ये मालूम हो गया कि सिनाई यानी इजिप्ट के इन रेगिस्तानों में ये नमुलाइटिस मिले, यानी समुद्री जानवर मिले, तो वैज्ञानिकों में और लोगों में जिज्ञासा बढ़ी कि भाई जब यहाँ पर हैं तो और कितने किस्म के जानवर समुद्र में रहते होंगे। तो उसके लिए जो बड़े बड़े जानवर मिले, जैसे आप तो जानते ही हैं तमाम किस्म की मछलियाँ हैं, तो ये मछलियों में भी केकड़े, अलावा क्रैब्स और भी बहुत से जानवर, उनके नेटिका या जिसे घोंगा कहते हैं, जो आमतौर से गार्डन स्नेल्स कहलाती है, ये सब भी बहुत सी उनकी किस्में समुद्र में भी पाई जाती हैं। तो इस और बहुत सी ऐसे थे जो आँख से दिखाई नहीं देते थे। खुश्की पर वालों को तो लोगों ने कह दिया भाई ये कीटाणु हैं, जरासीम हैं, जो हमारी आँख से नहीं दिखाई देते। और उसके बाद ये कह दिया भाई ये तो जरसूमा है, यानी स्ट्रेन या वायरस, जैसे कोरोना वायरस है या और भी बहुत से, ओमिक्रॉन आजकल है, ये वायरस है, जिसके लिए साइंसदानों ने बताया कि ना तो ये जिंदा है, जिंदा जानवरों में रहता, ना मुर्दा, लेकिन बहुत से लोग चूँकि ये बढ़ते हैं, तरह तरह की म्यूटेशन करते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको जानदारों की ही श्रेणी में डाल दिया गया। बस इसी तरह से नमुलाइटिस और उनके ही रिश्तेदार और फाइलम, जो एक तरह से कहलाता है प्रोटोजोन यूनिसेल्युलर एनिमल्स, जो फोरामिनिफेरा है, और यही जो लार्जर फोरम कहलाते हैं नमुलाइटिस, ये आमतौर से माइक्रोस्कोप में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इनका अगर विस्तार पूर्वक अगर आपको अध्ययन करना है तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले कि इनको तो चूँकि ये जैसे चूने के पत्थरों में पोशीदा हैं, दफन है, या सैंडस्टोन, क्ले, तरह तरह की परतदार चट्टानों में जब ये माइक्रोफॉसिल दफन होते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए जो शाख जियोलॉजी की कहलाती है वो माइक्रोपैलेंटोलॉजी है। माइक्रो का मतलब होता है महीन या माइक्रोस्कोपिक, जो नेकेड आई से, खाली आँख से न दिखाई दे, जिनके लिए माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। फॉसिल माने जो खोद के निकाले जाए, बाकी जात या आउटकेज जिन्हें आप कह लीजिए, कि सॉफ्ट पार्ट तो ख़त्म हो जाता है, बस उसके हार्ड और मजबूत पार्ट जो होते हैं वही रह जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ पत्थर में बदल जाते हैं, लेकिन उन पर उसी किस्म के निशानात और वही बनावटें रहती हैं जो उस ज़माने के जानवरों की असली बनावटें थीं। अब इसी तरह से आप समझिए कि ये जो माइक्रोपैलेंटोलॉजी ब्रांच है, इसका इस्तेमाल किया गया इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक विकास के लिए। इसको एक गोया के हथियार या टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि पेट्रोल खोजेंगे हम तो उसमें इसको जहाँ पर फोरामिनिफेरा मिलते हैं, नमुलाइटिस यानी पानी के जानवर, तो उससे साबित होता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में समुंदर था। जब समुंदर था तो वहाँ पर अब ये सीडिमेंट्स आके इकट्ठा होते गए, यानी वो जियोसिंक्लाइन गोया के था। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा तो एंटीक्लाइन हो गया, लेकिन यही जो गड्ढा हुआ वो सिंक्लाइन आप कहिए। इससे पहले ही मैंने शायद बताया था कि
जो ज़मीन के ऊपर का इंक्लाइन है वो ज़मीन के नीचे से इंक्लाइन है, और जो ज़मीन के नीचे का सिंक्लाइन है वो ज़मीन के ऊपर का इंक्लाइन है। खैर, जो सिंक्लाइन में तमाम जब रसूबात तलछट इकट्ठा हो गए और उसमें समुद्री जानवर दफन हो गए, तो 50 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पाकर, और साथ ही साथ दबाव एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडल का दबाव बल्कि बढ़ता गया, और जब वो 1000 किलोमीटर से 2000 बल्कि 3-4 हज़ार किलोमीटर तक दबाव उन्हें मिला, तो वो फॉसिल में बदल गए। फॉसिल में क्या बदले, बल्कि उनके जो निचोड़े हुए जो सॉफ्ट पार्ट थे वो तेल में बदल गए, क्रूड में, और जो फॉसिल था वो पत्थर में बदल गया। अब जो ये इससे पता ही चला कि जहाँ पर के वो सेडिमेंट्स जिस वक्त दफन हुए थे उसी समकालीन है ये फॉसिल भी। समकालीन का मतलब हम असर यानी एक ही साथ दफन हुए। तो इससे हमें उम्र का भी पता चल गया कि जैसे आज से कितने करोड़ साल पहले सेडिमेंट दफन हुए और कितने करोड़ साल पहले ये जनाब उसके साथ ही साथ समुद्री जानवर दफन हुए। इतना वक्त तो लगा जनाब उसको पेट्रोल बनने में। जैसे आजकल हम लोग मछली का तेल नहीं बनाते हैं, निकालते हैं उसके ऊपर ख़ास दबाव और ख़ास टेम्परेचर से, उसी तरह से आप ये समझिए कि निचोड़ करके वो बनता है और जाता है उसमें। पहले तो जो सोर्स रॉक कहलाती है, उसके बाद फिर रिजर्वायर रॉक, फिर मोहर बंद हो गई तो कैप रॉक, और उसी की तलाश की जाती। अब जहाँ हमें नहीं मिलते हैं फोरामनिफेरा, वहाँ पर ऑस्ट्रोकोडा एक दूसरा समुद्री जानवर है। बल्कि समुद्री नहीं, ये तो जनाब आपको तालाब में कहीं भी ज़रा नमी का इलाका मिला वहाँ, हर जगह आपको बे में, यानी नम खारे पानी से लेके समुंदर के पानी से लेके फ्रेश वाटर तक, यानी ताज़ा पानी के झीलों तक, हर जगह ये ऑस्ट्रोकोड मिलते हैं। तो अब ये तजस्सुस हुआ कि ये कैसे जानवर है जो हर जगह मिलते हैं और ये किस शक्ल के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो साइंसदानों ने तो खैर इसका क्लासिफिकेशन किया कि भाई ये आर्थ्रोपोड है, इनका सर होता है और धड़ होता है जो तकसीम होता है, और ये मूंगफली की शक्ल के होते हैं, आर्थ्रोपोड है, क्रस्टेशियंस हैं। इन ये ट्राइलोबाइट जो एक ज़माने में परमीन पीरियड में मफकूदुल नस्ल हो गए, यानी करोड़ों साल पहले, उनके ये करीबी रिश्तेदार हैं। और इनके जो ज़िंदा नुमाइंदे हैं वो क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सब हैं। लेकिन ये तो चूंकि माइक्रोस्कोप के होते, इतने छोटे होते हैं कि ये आँख से नहीं दिखाई देते, इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो वैसे मैं फ़िलहाल तो ये बता दूं कि ये किस शक्ल के होते हैं, ताकि अगर माइक्रोस्कोप में आप देखें तो आसानी से पहचान लें। ये मूंगफली के दाने की शक्ल में होते हैं। 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व, यानी इस तरह से मुड़े हुए 2 वाल्व जुड़े हुए होते हैं, जैसे मूंगफली का दाना या बीन, सेम का बीज जैसे होता है उस टाइप से जुड़े होते हैं। और इसमें हिंज लाइन होती है जो जोड़ती है। किसी में तो एक दांत होते हैं, किसी में दांतों की पूरी श्रृंखला होती है, बहरहाल तरह तरह से। और इसका जो कवर होता है सॉलिड होता है, मजबूत होता है, इसलिए टूटते नहीं। सॉफ्ट पार्ट तो बेशक उसमें से इतने दबाव, इतने टेम्परेचर्स निकल गए, लेकिन ये हार्ड पार्ट है, ये कैरापेस कहलाता है, कवर, कवच। अब ये कवच भी अगर आप देखेंगे कि ये तो गोल भी हैं, कुछ थोड़ा अंडाकार हैं, यहाँ तक कि थोड़ा स्क्वायर शेप लिए हैं। जैसा भी हो, वो अब ऑस्ट्रोकोड में डाल दिया गया कि ये क्रस्टेशियंस हैं
और ये बाईवाल्व है। अब बाईवाल्व के लिए वैसे और भी बहुत से सीप वगैरह भी बाईवाल्व होते हैं, लेकिन आमतौर से जिसने सच्चे मोती आपने देखा होगा कि कृत्रिम रूप से पैदा किए थे, इसी तरह से ये ऑस्ट्रोकोडा है जो सेम के बीच की शक्ल की। अब इनके जिंदा नुमाइंदे तो आपको बताया कि ये लॉबस्टर्स वगैरह हैं ही, बल्कि ये भी जिंदा हालत में मिलते हैं। अब चूंकि ये मिलते हैं उसके अंदर तालाबों में, समुंदर में, तो इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे किसी भी मोमबत्ती जलाइए तो पतंगे आके उनके आने लगते हैं, इसी तरह से इनको तालाब में, दरिया में और इन तमाम जगह से इकट्ठा करने के लिए आप नाव में जाइए और टॉर्च की रोशनी डालिए, उससे उसकी रोशनी की तरफ ये लोग आकर्षित होंगे और आप एक जाली की मदद से इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा, अगर ये चट्टान में पाए जाते हैं तो उनका इकट्ठा करने का दूसरा तरीका है। उसके लिए ये होता है कि चट्टान के सैंपल्स आप लाएं, उनको डिसइंटीग्रेट करें, यानी उनको बालू के बराबर रेजे में बदलें, और जब ये रेजे में बदल जाएं, उबाल करके रेजे में बदला जाता है पानी। आप सैंपल लीजिए, मान लिया 1 किलोग्राम, उसको एक डब्बे में या किसी तरह से उसको गर्म कीजिए, और जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाए बालू की शक्ल में, अब उसको सीव्स लगा के 60 से लेके 150 बल्कि 500 तक सीव्स, चलनी जिसे बोलते हैं, लगा दीजिए। उसमें अच्छी तरह से उसको धो लीजिए, तो आप देखिएगा कि हर मेश में, हर यानी जो सुराख होते हैं चलनी के, उसमें वो आपको हर साइज के मिल जाएंगे। वो उनके जुवेनाइल भी मिलेंगे, जुवेनाइल यानी बच्चे, और उनके बड़े भी मिलेंगे और एडल्ट भी मिलेंगे। अब ये होता है कि भाई ये तो हो गए, तो इनका रिप्रोडक्शन का क्या सिस्टम है? आज जनाब ये रिप्रोडक्शन का भी इनका सिस्टम अलग है कि कुछ तो बाइसेक्सुअल होते हैं, नर और मादा, और नर और मादा भी जो होते हैं ये डायमॉर्फिज्म कहलाता है, और कुछ एसेक्सुअली पैदा होते हैं, यानी इनमें कोई नर मादा नहीं होता, बल्कि खुदादाद सलाहियत इनमें होती है कि ये अपने में ही वो सलाहियत पैदा करते हैं कि उनके एक बगैर फर्टिलाइज हुए, बगैर किसी तरह के फर्टिलाइजेशन के, किसी भी बगैर किसी स्पर्म के वो फर्टिलाइज होके अपने माँ बाप, अपनी माँ की शक्ल में, क्लोन जिसे बोलते हैं, जैसे क्लोन तो आमतौर से सब लोग वाकिफ हैं कि भाई साइंसदानों ने भेड़ का क्लोन बना लिया आर्टिफिशियली, बनावटी तौर से। तो इसी तरह से जिस तरह से साइंसदानों ने भेड़ वगैरह का क्लोन बनाया, इसी तरह से ये गोया कि अपना क्लोन बना लेते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अच्छा, वो बाइसेक्सुअल जो प्रोडक्शन में जो अभी आपको बताया मैंने कि इसमें डायमॉर्फिज्म होता है, नर और मादा होते हैं। अब जनाब इसके अंदर आज़ोए तनासुल 2 अदद होते हैं, 2 पेनिसेस और 2 जेनाइटल होल्स होते हैं फीमेल्स में। अब जनाब ये जो 2 अदद, बहरहाल अब इसे क्या हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन क्या कर पाएँ, बल्कि इन्हीं आज़ोए तनासुल के और मादा मानविया से यानी स्पर्म से जनाब ये फर्टिलाइज करके एग्स को, और मादा एग जो है ये या तो इसके अंदर डायरेक्ट पानी में अंडे देती है, या वो वेजिटेबल से जो खरपतवार या समझ लीजिए कि झाड़ियाँ किसी भी पॉन्ड्स में या कहीं भी होती हैं उसमें चिपके रह जाते हैं। बल्कि स्पर्म्स का इनका ये हाल है कि ये तो अपने साइज से 6 गुना अपनी जो इनका एक्चुअल जैसे ऑस्ट्रोकोडा है जो उसका बॉडी है उससे 6 गुना बड़े होते हैं। एक तरह से वो लपटी हुई शक्ल में उसके अंदर मौजूद रहते हैं। सब खैर खुदा की कारीगरी है कि किस तरह से इसकी नस्ल को उसने महफूज रखा है। और जब ये जुवेनाइल से बड़े हो गए
आम तौर से ये हर चीज़ खाया करते हैं। डायटम्स, ये वो प्लैंक्टॉन्स हैं जो समुद्र में मिला करते हैं, और महीन वाले प्लैंक्टॉन्स यानी तैरने वाले, जो हमारी आंखों से बेशक नहीं दिखते, लेकिन ये खाते हैं उन प्लैंक्टॉन्स को, यानी पलवक हिंदी में बोलते हैं उनको, तैरने वाले कीटाणु। मतलब ये जो है वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, सब्जी खोर भी, और यानी जो पाया जो मिला वो अपनी उदर पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ तक पाया गया, साइंसदानों ने देखा है कि अपने से बड़े साइज के जानवरों पर भी ये ग्रुप में समूह के साथ मिलकर हमला करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इनको बस एक ब्लू गिल मछली है, वही खाया करती है। लेकिन अब ये तो अभी मैंने आपको अभी तो मैं बता रहा था इनके पैदाइश के सिलसिले में, वो बताना ये भी है कि ये जिस तरह से आपने देखा होगा कि मौसम बहार में या आम के मौसम में, आम के सीज़न में कोयल कूकती है। दरअसल वो कोयल कूकती नहीं, कोयल कूकता है, वो उसका नर है जो आवाज़ निकाल के मादा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह से ऑस्ट्रोकोड जो हैं, वो जब फुल मून होता है तो वो अपने को एक तरह से जैसे जुगनू चमकता है बागों में और जहाँ झाड़ियों में, उसी तरह से ये चमकने लगते हैं। ये एक हल्के नीले रंग की रोशनी फेंकते हैं, और ये रोशनी बहुत अच्छी लगती है समुंदर में भी, दरिया में भी, जहाँ भी ये बहुत बहुतायत से मिलते हैं, वहाँ पर ये जुगनू की तरह से उस पानी में चमकते हैं, जो आमतौर से ये 14वीं रात के आसपास होता है। महीने में एक बार इनका ये कार्यक्रम होता है। अब ये है कि या तो ये ऐसा साइंसदान मानते हैं, या तो अपने प्रीडेटर्स को, यानी उन शिकारियों को से दूर भागने के लिए ये रोशनी पैदा करते हैं, या ये अपने हमजिन्स मतलब मादा को आकर्षित करने के लिए रोशनी पैदा करते हैं। बहरहाल इनकी अफजाइश नस्ल हो गई, इन्होंने अपने खाने पीने का पूरा जो बताया भी कि अब खा पी लिया और हिस्ट पुष्ट होके आराम से तैर रहे हैं। इनकी एक आँख भी होती है, लेकिन ये बहुत हसास किस्म के होते हैं। हसास का मतलब है यानी ये जो है महसूस करना, और इनके जो एंटीना होते हैं और इनके जो अपेंडिजेज यानी पतवार टाइप के बहुत बारीक बारीक वाले, उसी से मूव करते हैं, तैरते भी हैं, और ये आमतौर से फर्श समुंदर पर या वही तली में समझिए वो रहना पसंद करते हैं। अब ये हुआ कि इनके ऊपर जो बहुत बारीक बारीक बाल होते हैं, उससे ये महसूस करते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं। तो अब होते करते इनकी साइज भी आप समझिए कि आमतौर से 1 मिलीमीटर की मिलेगी, लेकिन ये 0.2 mm से लेके 30 मिलीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब उतने बड़े नहीं कि उन्हें आप आँख नेकेड आँख से देख लें, या उनकी डिटेल स्टडी करने की तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब जनाब ये आपने इनको इकट्ठा कर लिया, और जो डिसइंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था, रेजोन बदल गए, इकट्ठा हो गई, स्टडी हो गई, इनको फिर स्लाइड के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा गम लगा दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ज़ाया ना हो जाएं, और इनकी स्टडी शुरू होती है। इनकी स्टडी से पता चलता है कि ये किस वातावरण में पले बढ़े हैं। अगर इनके कैरापेस यानी ऊपर का हिस्सा बिल्कुल चिकना है, तो ये माना जाता है कि ये जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, यानी ये लोग जो है ताज़े पानी में, जैसे दरिया या ये तालाब, इसमें पैदा हुए हैं, इसमें पले बढ़े हैं। अगर ऑर्नामेंटेड है, यानी ऑर्नामेंटेड का मतलब होता है उनमें जेवर एक तरह से, यानी तरह तरह के जेवर से आरास्ता,
मतलब ये कि तरह तरह के गड्ढे, खूबसूरत किस्म के, छोटे बड़े मंझले, ये वो मुख्तलिफ शक्लों के, ये है कि सुसज्जित खुरदुरे टाइप के। तो या तो ये ब्रैकिश वाटर मिलते हैं या समुद्री पानी के माहौल में मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो ऑस्ट्रोकोड्स के जो अभी बताया आपको कि ऑर्नामेंटल कैरापेस, पता चल गया कि ये समुद्री माहौल के ऑस्ट्रोकोड है। अब इससे पेलियोकोलॉजी, छिछला समुंदर, और एज पता चल गई, और ये मददगार साबित हो गया पेट्रोल ढूंढने में। पेट्रोल बड़ी मेहनत से मिल भी गया। अब लोगों ने विकास के नाम पर इसको बेइंतहा प्रचुर मात्रा में जलाना शुरू किया। यही फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह, इन्होंने प्रतिवर्ष 2 ppm यानी 10 लाखवें हिस्से में 2 ppm सालाना का शुरू कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना और ग्रीन हाउस गैसेस। नतीजा क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से तो पेड़ ने सूख लिया, बाकी समुंदर में सूखने से क्या हुआ कि फिशर वगैरह नाम के साइंसदानों ने बताया कि ये घुल गया पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड पैदा कर दिया, यानी अम्लीय या तेजाबियत पैदा हो गई। तेजाबियत पैदा होने से क्या हुआ कि पीएच वैल्यू घट गई, जो 0.1 से 0.14 से 0.13 तक घट गई। अब जब क्षारीय उसकी या गैर तेजाबियत विशेषता समुद्र की घटी और तेजाबियत की अम्लीय बढ़ी, तो इससे तमाम जो कैल्शियम कार्बोनेट, आर्गोनाइट, ये सब का शील्ड बनाते थे, कवर बनाते थे, वो जानवर खत्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे। यहाँ तक कि मूंगे की चट्टानों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। तो ये कार्बोनिक एसिड या अम्लीय या क्षारीय जो ये होगा विशेषता समुद्र की, ये नुकसानदेह हो जाएगी समुद्री जानवरों के लिए। अब इसका तदारुक चाहिए ये कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल करें। आप जानते ही हैं कि 40 लाख टन मादे ऊर्जा की शक्ल में सूरज से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रकाश का वो है स्रोत है, वैसे ऊर्जा के स्रोत है। हमें चाहिए कि उस ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करें, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ये समझिए कि इतना ज़्यादा रिच होता है ऊर्जा में कि 20 करोड़ टन, अगर 20 करोड़ नाभिकीय या हाइड्रोजन बम के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। अब इसके तो तरह तरह के सोलर ऊर्जा का हम लोग पैनल से ये सब करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हवाई सफ़र में भी, हवाई जहाज़ में भी इस ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। अब इस ऊर्जा के प्रयोग से ये फ़ायदा होता है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है, यानी ये हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे पेट्रोल तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, लेकिन सूरज की ऊर्जा या सोलर एनर्जी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब इसको जैसा कि अभी मैंने बताया कि सोलर एनर्जी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि और देशों में हो रहा है। इसका इस्तेमाल तो सोलर इम्पल्स 2 नाम के हवाई जहाज़ ने एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। हुआ ये कि जापान से हवाई के बीच सिर्फ सौर ऊर्जा से शक्ति लेकर उड़ान भरने वाले सोलर इम्पल्स 2 ने बिना रुके सबसे लंबी एकल उड़ान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता हासिल कर ली। इसमें क्या है, इस जहाज़ में, हवाई जहाज़ में के 17
1000 से ज़्यादा सोलर सेल हैं। कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट की पंखुड़ियों में 17,000 से ज़्यादा सोलर सेल हैं। 28,000 फुट की ऊंचाई पर दिन में बैटरी रिचार्ज करके उड़ान भरने में ये सक्षम है, और ये 10,000 फुट की ऊंचाई पर रात में उड़ान भरता है ताकि बैटरी कम खर्च हो। और 72 मीटर में फैले हैं डैने, जो कि स्विफ्ट बोइंग 747 के आकार से भी अधिक है। ये इस विमान का वजन 2300 किलोग्राम के बराबर है, जो किसी साधारण कार के बराबर है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्कूटर से भी धीमी गति से उड़ान भरी गई है, और 1128 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए विमान को 12 घंटे लगते हैं। 17,248 सौर बैटरियों और 4 लिथियम बैटरियों से सुसज्जित है सोलर इम्पल्स। 35,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हवाई एयरपोर्ट पर ये विमान उतरेगा, और इसमें यह है कि 5 दिन और 120 घंटे में लगातार सफ़र करने के बाद ये जापान से अमेरिका स्थित हवाई के एयरपोर्ट पर ये उतरा है। ये आपको इसलिए बताया ताकि हम लोग ने अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया है हवाई जहाज़ में भी, तो इसलिए हमें दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में इस सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। यही हमारा पैगाम है। बल्कि और भी वैकल्पिक ऊर्जाएँ हैं जिस पर हम वक्तन फ़ौक्तन बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद। खुदा हाफिज़।